ऐसे स्वास्थ्य समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि लोगों को जिसका पता नहीं रहता है। इसका नाम है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक बहुत गंभीर बीमारी है। इसमें रात में सोते वक्त शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण हार्ट और ब्रेन दोनों पे लोड पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द रियल स्टोरी के हेल्थ पॉडकास्ट में। हम आज बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसे स्वास्थ्य समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि लोगों को जिसका पता नहीं रहता है, और जब पता भी चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसका नाम है स्लीप एपनिया। जी हाँ, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रखर अग्रवाल, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और स्लीप डिसऑर्डर के एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और दूसरा है कि आपकी एक्सपर्टीज़ है वो किस तरह से इसमें काम आ सकती है। मैं डॉक्टर प्रखर अग्रवाल हूँ। मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी डिग्री है MBBS, MD और DM इन पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन। मैंने अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग स्लीप की एम्स भोपाल से ली है, और मैं यहाँ पे पारुल हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। यहाँ पे हम लेवल 1 स्लीप लैब, जो कि सबसे एडवांस तकनीक होती है नींद की बीमारियों की जांच की, उसके लिए हमने लेवल 1 स्लीप लैब है जो हम यहाँ पे चला रहे हैं। और यहाँ पे हम जितनी भी नींद की बीमारी हैं, जैसे स्लीप एपनिया, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, रेम बिहेवियर डिसऑर्डर जिसमें रात में डरावने सपने आना या हाथ पांव चलना, इन सब का जांच और उपचार करते हैं। और लोग बात भी करते हैं, और लोग रात में कुछ लोग रात में बात करते हैं, कुछ लोग रात में चिल्लाते हैं, कुछ लोग रात में रूम के बाहर चले जाते हैं। तो ये भी कुछ नींद की समस्या होती है जिसका हम यहाँ पे जांच करते हैं। तो स्लीप एपनिया के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि स्लीप एपनिया है, तो ये है क्या एग्जैक्टली, क्या प्रॉब्लम है? आपने बहुत सही कहा कि स्लीप एपनिया के बारे में लोगों को पता नहीं रहता, और सबसे बड़ी समस्या यही है। स्लीप एपनिया एक बहुत गंभीर बीमारी है। इसमें रात में सोते वक्त शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण हार्ट और ब्रेन दोनों पे लोड पड़ता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, स्ट्रोक, इन सारी चीज़ों की इन सारी बीमारियों की होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसको अक्सर हमें मालूम नहीं होता या इग्नोर कर देते हैं, मगर इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो कितने तरह का होता है ये स्लीप एपनिया, अगर हम बोले कि एक आम आदमी कैसे समझे इसको? तो स्लीप एपनिया ये एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आता है, सेंट्रल स्लीप एपनिया आता है। जो मोस्टली हमें देखने को मिलता है मरीजों में, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो अपर एयरवे होता है, मतलब फेफड़ों के ऊपर का सांस लेने की नली वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे कहीं ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन कम होता है। जो कि सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है, ये जनरली जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, यानी कि जिनको ऑलरेडी पैरालिसिस या स्ट्रोक हो चुका है, या और कोई न्यूरोलॉजिकल दिमाग संबंधी बीमारी है, उनमें होने का चांस रहता है, जिसमें दिमाग से कंट्रोल चला जाता है सांस लेने का। मगर जनरली 90% पॉपुलेशन में हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया देखने को मिलता है। दूसरा एक अहम सवाल ये है कि भारत में कितना कॉमन है स्लीप एपनिया? मतलब मैं सोता हूँ, मुझे घर वाले बताते हैं कि तुम खर्राटे लेते हो, मैं बोलता हाँ, मेरे को गहरी नींद में तो खर्राटे आते हैं। तो क्या ये एक सामान्य बात है, और अगर भारत में ऐसा सब जगह हो रहा है तो कितना ये खतरे के संकेत है इसके? पहले मैं आपके पहले पार्ट को आंसर करता हूँ, जो कि है कि भारत में कितना कॉमन है। जो रिसर्चेस हुई हैं इस पे, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज जो हुई हैं, वो 5-10 साल पुरानी स्टडीज हैं। उसमें पाया गया है कि भारत में अराउंड 15% पॉपुलेशन को स्लीप एपनिया है। मगर रिसेंटली एक एम्स भोपाल में ही रिसर्च हुई थी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को, 1000 से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन किया स्लीप एपनिया के लिए। देखा कि उनमें स्लीप एपनिया है कि नहीं, तो पता चला कि 30% लोगों को, 30% लोगों को स्लीप एपनिया है। मगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर तीसरे आदमी को स्लीप एपनिया है। इतना कॉमन है ये चीज़।
दूसरे प्रश्न पे आते हैं आपके कि लोग कहते हैं कि हमें तो खराटे आ रहे हैं तो मतलब हम बहुत अच्छी नींद सो रहे हैं। नहीं, खराटे आना ये एक स्लीप एपनिया का लक्षण हो सकता है। खराटे आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं रुकावट है सांस की नली में, जिसके कारण खराटे आ रहे हैं। और ऐसे मरीज जिनको तेज खराटे आते हैं, यानी कि इतने तेज खराटे जो कि दूसरे रूम तक आप सुन सकते हो, उनको हम बोलते हैं कि स्लीप एपनिया का टेस्ट करवाएं और उनको संभावना हो सकती है कि वो स्लीप एपनिया से पीड़ित हो। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको खराटे बहुत साल से आ रहे हैं, 20 साल से खराटे रहे, उनको लगता है हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एक ऐसी स्टेज आएगी क्या कि जब उनको ऐसा उनकी बॉडी में या तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी या उनकी सांस टूटेगी अचानक, या ऑक्सीजन लेवल एकदम से डाउन हो जाएगा, ब्रेन आपका जो है कोई इशारा नहीं करेगा और वो एकदम स्लीप में उसमें चले जाएंगे। ये कौन सी उम्र तक है? डेफिनेटली ये जो चीज़ आपने बोली कि लोग बोलते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि हम तो बहुत टाइम से खराटे ले रहे हैं, हमें अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ नहीं होगा। इस बीमारी में रात में जब भी स्लीप एपनिया का मरीज सोता है तो ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है, तो इनको रिस्क रहता है कि कभी भी रात में इनको सोते वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। जो हम सुनते हैं कि यंग एज में किसी को हार्ट अटैक आ गया या फिर रात में सो रहे थे और एकदम से हार्ट रुक गया, तो ये जनरली स्लीप एपनिया के मरीज होते हैं जिनमें ये चीज होती है और उनमें स्लीप एपनिया का पता नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता। जरूरी है कि हम इस बीमारी को पहचानें, इसका टेस्ट करें और उसमें ये बीमारी आती है, अगर बीमारी निकल के आती है तो इसका ट्रीटमेंट लें। वैसे खराटे आते क्यों हैं? जैसे कि हम तो खराटे के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ी कॉमन चीज़ है, क्यों आते हैं और क्या इफेक्ट होता है उसका बॉडी में, क्या असर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अब जैसा कि मैंने बताया कि स्लीप एपनिया में जो ऊपरी हिस्सा है उसमें दिक्कत होती है। अब आप मानिए एक पाइप है, एक पाइप से हवा जा रही है, पाइप को मैं बीच से दबा दूंगा तो जब हवा जाएगी उससे तो आवाज़ आएगी। तो यही खराटे होते हैं। जो हमारी सांस की नली है ये शुरू होती है नाक से होते हुए गले में विंड पाइप होता है, उससे जाते हुए लंग्स में जाती है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है नाक और गले का, यहाँ पे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जो सांस हम ले रहे हैं वो जाएगी, और अगर वो कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे से पास हो रही है तो आवाज़ आएगी वो सांस जाते हुए, और यही आवाज़ खराटे होते हैं। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? एक तो आवाज़ आ रही है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि अगर पाइप को मैंने बीच से दबाया है तो हवा जा रही है, तो दूसरे साइड हवा का बहाव कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा साइड है वो हमारे होते हैं फेफड़े। फेफड़ों में ऑक्सीजन कम जाती है, जिसके कारण शरीर को ऑक्सीजन कम मिलती है। अब जैसे ही शरीर को ऑक्सीजन कम मिलती है, अच्छा एक और चीज ये होता है सिर्फ सोते वक्त, ये दिन में जब जाग रहे तब नहीं होता। सोते वक्त क्यों होता है? क्योंकि जब हम जगे हुए हैं तो हमारी मांसपेशियों ने हमारी सांस की नली को खोल के रखा है। जब हम सोते हैं तो हमारी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, तो ये जो उनकी सांस की नली खोलने की क्षमता है वो कम हो जाती है, तो सांस की नली कोलैप्स हो जाती है। और जैसे ही कोलैप्स होती है तो इनमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और जब हवा पास होती है एक कोलैप्स एयरवे से तो आवाज आती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन कम होता है शरीर में रात में सोते वक्त, तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है। तो ब्रेन का काम है सारा संतुलन बना के रखना। तो ब्रेन क्या करता है, गहरी नींद से हल्की नींद में आ जाता है, जिससे वो मांसपेशियां वापस से एक्टिव हो और सांस की नली को खोल दे। तो इसमें दो दिक्कतें हुई। एक दिक्कत ये हुई कि ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ। ऑक्सीजन का लेवल कम होने के कारण पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन, हार्ट पे लोड, किडनी पे लोड, ये सब होता है। दूसरा क्या हुआ कि आपकी नींद टूटी, नींद प्रॉपर नहीं हुई। जो डीप स्लीप जरूरी है हमारे मेंटल रिस्टोरेशन और फिजिकल रिस्टोरेशन के लिए, वो नहीं मिली। तो इसलिए दिन भर नींद आती है ज़्यादा और दिन भर आप इतने एक्टिव नहीं फील करेंगे। तो ये होता है खराटों का कारण, और ऐसे होता है खराटों से स्लीप एपनिया। अच्छा, ये कहा जाता है कि जैसे जिनको जो मोटे हैं या जिनको हाई बीपी है, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, उनमें ये चीज़ें लगातार बढ़ती हुई दिखती हैं। तो क्या ये एक बीमारियों की वजह से भी है, और या फिर ये जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से भी देखा जा सकता है कि हाँ स्लीप एपनिया घर में किसी बड़े को था तो छोटे को भी है? दोनों चीज़ें हैं। अब स्लीप एपनिया के कारण जो सबसे इसका हम माने कि प्रमुख इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो होता है बीपी बढ़ना। अक्सर लोगों को बीपी होता है और बीपी होने का कारण स्लीप एपनिया होता है। 50% लोगों को बीपी बढ़ने का कारण स्लीप एपनिया होता है, और स्पेशली यंग एज में जिसको हाइपरटेंशन हो रहा है, बहुत संभावना है कि उनको स्लीप एपनिया हो।
अब जैसे यूएसए में प्रोटोकॉल है और जैसे लेटर एज में जो है बीपी बढ़ गया तो मतलब कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, स्लीप एपनिया। बहुत संभावना है कि स्लीप एपनिया के कारण उनका बीपी बढ़ रहा है और बीपी मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। कि आप पहले बीपी की एक मेडिसिन पे थे, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीपी आपका अनकंट्रोल रहता है, वो बीपी की 2 मेडिसिन कर देते हैं, उसमें भी नहीं कंट्रोल हो रहा 3 मेडिसिन लेनी पड़ रही है। तो स्लीप एपनिया कैन बी द कॉज। और स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमने ये भी देखा है कि इनकी बीपी की मेडिसिन कम हो जाती है या कुछ केसेस में बंद भी हो जाती है। इतना फर्क पड़ता है क्योंकि बीपी बढ़ने का काफी लोगों में कारण स्लीप एपनिया रहता है। तो लोग कैसे पहचाने, जैसे कि मैं आप सो रहा हूँ, मेरे को घर वाले बोलते हैं कि आपके खर्राटे कभी कभी आते हैं, कभी कभी बंद हो जाते हैं, मैं कैसे पहचानूं कि मेरे को स्लीप एपनिया है? स्लीप एपनिया के कुछ लक्षण होते हैं। अगर इनमें से लक्षण होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है जी। इसमें सबसे मेन लक्षण है इसका खर्राटे आना, तेज खर्राटे आना। जैसा कि मैंने बताया कि खर्राटे आ रहे हैं और इतनी तेज है कि दूसरे रूम तक सुनाई दे रहे हैं, मतलब स्लीप एपनिया हो सकता है। दूसरा, दिन में नींद आना। दिन में खाली बैठे बैठे अगर आपको नींद आ रही है, आप कुछ काम नहीं कर रहे और आपको लगता है कि आपको थकावट हो रही है या आप उबासी ले रहे हैं आप बार बार, या आप सो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि रात में आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही। प्रॉपर क्यों नहीं हो रही? वो स्लीप एपनिया एक कारण हो सकता है। लेकिन जो दोपहर में जो लोग नैपिंग जो होते हैं, नैप लेते हैं, वो भी एक तो दोपहर में नैप अगर ले रहे हैं, अगर वो आधे घंटे से ज्यादा का नैप ले रहे हैं, तो वो भी एक संभावना हो सकती है कि रात में उनकी नींद अच्छी नहीं हुई है, इसलिए दोपहर में उनको नैप लेनी पड़ रही है अपनी नींद की कमी पूरी करने के लिए। फिर और लक्षण होता है रात में बार बार पेशाब करने जाना। अगर 2 या 2 बार से अधिक पेशाब करने किसी को उठना पड़ता है रात में, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये भी एक स्लीप एपनिया का लक्षण है। फिर दिन भर अगर थकावट रहती है, काम करने में मन नहीं लगता, इरिटेबिलिटी रहती है, तो ये भी स्लीप एपनिया का लक्षण होते हैं। महिलाओं में या एल्डरली लोगों में, मतलब बुजुर्ग लोगों में अक्सर खर्राटे नहीं देखने को मिलते, मगर अगर इन लोग को नींद नहीं आ रही, बेड पे लेट गए, आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, नींद नहीं आ रही, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है जो हम देखते हैं, तो उनमें भी 50% लोगों को कारण इनका स्लीप एपनिया होता है। तो ये सारे लक्षण हैं अगर, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि स्लीप एपनिया है और डॉक्टर से जाके, स्लीप स्पेशलिस्ट से जाके सलाह लेनी चाहिए। तो इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, क्योंकि ये भी कहा गया पल्मोसोनोग्राफी भी होती है, स्टॉप बैंक क्वेश्चनर भी होती है, ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं, तो इसको किस तरह से धीरे से शुरू किया जाए, या पहले मरीज को बताना क्या ठीक रहेगा एकदम से कि आपको स्लीप एपनिया है? तो कुछ भी हम अगर मरीज को बताते हैं उससे पहले हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे आपने बताया स्टॉप बैंक क्वेश्चन है, ये किसी भी आप स्लीप एपनिया स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे स्टॉप बैंक क्वेश्चन है पूछता है। इसमें 8 अंक हैं, तो 8 अंक को हम पूछते हैं। इसमें एस से स्नोरिंग है, टी से टायर्डनेस है, ओ से ऑब्स्ट्रक्टिव एपिसोड्स ऑफ एपनिया है, मतलब रात में सोते वक्त कुछ लोग बोलते हैं कि सांस रुक गई, तो ये भी इसका एक क्वेश्चन का पार्ट होता है। पी से प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, जैसा कि मैंने बताया ब्लड प्रेशर में सबसे मेन कारण स्लीप एपनिया होता है, तो किसी को ब्लड प्रेशर है तो ये सस्पेक्ट करना है। फिर बी से बीएमआई है। बीएमआई एक और चीज समझने वाली बात है कि ये मोटापे की बीमारी है, मोटे लोग को ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि पतले लोग को नहीं होता, बट मोटापे में इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो बीएमआई अगर 30 से ज्यादा है तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। ए से एज है, विद एज भी ये बढ़ता है, तो अगर 50 से ज्यादा एज है तो रिस्क बढ़ जाता है। एन से नेक सर्कमफेरेंस है, मतलब हमारी गले की कितनी सर्कमफेरेंस है, मोटाई है, गोलाई है, तो वो भी अगर 17 इंच से ज्यादा हो मेल्स में, 16.5 इंच से ज्यादा हो फीमेल्स में, तो वो पॉजिटिव की तरफ माना जाता है। और जी से जेंडर है, क्योंकि ये मेल्स में, पुरुषों में ज्यादा होता है। तो अगर इन 8 चीजों में से अगर कोई भी 3 से ज्यादा चीजें आ गई तो मतलब इनको संभावना है स्लीप एपनिया होने की। और फिर हम इन लोग को बोलते हैं कि आपको स्लीप एपनिया की संभावना है, आप इसका टेस्ट करवाएं, और इसका टेस्ट होता है पॉलीसोमनोग्राफी। ओके, तो उससे टेस्ट से फिर धीरे से ट्रीटमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली? तो ट्रीटमेंट इसका पहले तो मैं आपको टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट में क्या होता है कि हम इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, तो ये घर पे भी हो जाता है और ये अस्पताल में आके भी होता है। अस्पताल में आके जो पॉलीसोमनोग्राफी होता है उसे लेवल 1 पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं। ये सबसे बेस्ट टेस्ट होता है। ये क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि जिन लोग को कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर है, तो उन लोग को प्रॉपर असेसमेंट अस्पताल में ही किया जाता है। इसमें एक अलग से रूम होता है जिसमें पेशेंट आके सोता है, उनको बस रात भर सोना होता है। रात भर जब वो सोते हैं
तो हम अलग अलग लीड कनेक्ट कर देते हैं जी। ये देखने के लिए कि उनका सोने का कौन सा स्टेज है, अभी गहरी नींद में है कि हल्की नींद में है, सांस रुक तो नहीं रही है, इसके लिए हम एक नाक में सेंसर लगाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं देखने के लिए ऑक्सीजन ड्रॉप तो नहीं हो रही, और ये सब लाइव रिकॉर्डिंग जो मॉनिटरिंग रूम है उसमें सब दिखता रहता है और उससे पता चलता है ये बीमारी है कि नहीं है। तो ये होता है पॉलीसोमनोग्राफी, जिसमें एक दिन रात में आके सोना होता है और सोते टाइम सारी स्टडी हो जाती है, सब कुछ पता चल जाता है कि ऑक्सीजन शरीर में कम तो नहीं हो रही, सांस तो नहीं रुक रही, नींद टूट तो नहीं रही। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इसका ट्रीटमेंट जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, मतलब जो मेन ट्रीटमेंट है इसका, वो होता है सीपैप मशीन। ठीक है, सीपैप मशीन क्या होता है? एक मशीन होती है, छोटी सी मशीन होती है, उसको लगा के सोना होता है। वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन नहीं देता, वो प्रेशर देता है। तो जो सांस की नली बंद हो रही है रात में सोते वक्त, उसे वो खोल देता है, ऑक्सीजन कम नहीं होने देता। इससे ऑक्सीजन ठीक रहती है, नींद भी नहीं टूटती इसके कारण, और दिन में आप एकदम फ्रेश उठते हो और इसके कारण होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसकी संभावना कम हो जाती है। मगर और ज़रूरी चीज़ें जो है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया मोटापे की बीमारी है, तो वजन तो कम करना ही है। वजन, जो लोग मोटे हैं और उनको स्लीप एपनिया है, अगर वो 10% से ज़्यादा वेट लॉस करते हैं, मतलब यानी कि अगर 100 kg का कोई है इंसान और वो 10 kg से ज़्यादा वेट लॉस करता है, तो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, हो सकता है उनका स्लीप एपनिया ठीक हो जाए। फिर एक होता है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन होता है कि प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर टाइम पे उठना, सोने से पहले 1 घंटे तक स्क्रीन नहीं देखना, ब्लू लाइट कम आनी चाहिए आंखों में, और खाना 2-3 घंटे पहले खा लेना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं स्लीप हाइजीन की जो हर किसी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्लीप एपनिया है कि नहीं है, पर जिनको स्लीप एपनिया है उनको तो खास तौर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये मेन ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ नेजल सर्जरीज भी होती हैं, कुछ ओरल सर्जरीज भी होती हैं, जैसे हम UPPP कहते हैं, यूवेलो पैलेटो फेरिंजियोप्लास्टी। उसमें जो जीभ और जो मुंह के कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको सर्जरी करके वहाँ की चीज़ को ठीक कर देते हैं। मगर ये बात समझने की ज़रूरी है कि स्लीप एपनिया भी अलग अलग ग्रेड का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो ये जो सर्जरीज हैं ये मॉडरेट ग्रेड में काम करती हैं। अगर किसी को सीवियर बीमारी है तो उन्हें वेट लॉस साथ में सीपैप तो लेना ही पड़ेगा, और सर्जरी वो करवा सकते हैं, मगर सीपैप तो उनको जरूरत पड़ता है। इसमें कोई टैबलेट्स वगैरह भी चलती हैं? इसकी कोई टैबलेट नहीं होती। बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा है कि गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी हमसे। हाँ, ये अच्छी बात भी है। हमसे लोग आके पूछते हैं, सर डॉक्टर साहब आप तो दवाई दे दो, तो हम उन्हें यही समझाते हैं, देखो इसकी कोई दवाई नहीं आती, पहली बात तो कोई आपको दे रहा है इसके लिए दवाई, तो वो गलत है। दूसरा, ये अच्छी बात है दवाई नहीं आती, क्योंकि कोई भी दवाई होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। दवाई हम खाते हैं, मुंह से पेट में जाती है, पेट से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, पूरे शरीर में घूमती है और कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट कॉज करती है। और कोई भी दवाई लंबे समय तक खाने से तो उसके साइड इफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जो सीपैप मशीन है वो क्या कर रही है, जो एटमॉस्फेयर की हवा है, जो रूम एयर है, उसको एक प्रेशर से दे रही है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये बहुत सेफ थेरेपी है, बहुत अच्छी थेरेपी है, क्योंकि पहले दिन से इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत देर से डिले से डिटेक्ट हो रहा है आजकल स्लीप एपनिया। तो क्या घर में इसके लिए कोई मोबाइल कोई डिवाइस हो जिससे कि नापा जा सके कि हमें स्लीप एपनिया है, या ऐसी कुछ चीज़ है? आजकल बहुत सारे डिवाइस आ रहे हैं मार्केट में, जिसको हम कहते हैं वॉच पैड। कुछ वॉचेस आती हैं, सारी स्मार्ट वॉचेस में मोड होते हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि आपकी स्लीप कितनी हुई है, ऑक्सीजन कम हुई कि नहीं। मगर ये सारे डिवाइसेस की एक लिमिटेशन रहती है। ये इतने एक्यूरेसी से नहीं बता पाते जितना हम एक्यूरेसी से टेस्ट करते हैं। ये डिवाइसेस आप एक आइडिया लेने के लिए यूज कर सकते हैं, मगर अगर ऐसे कोई लक्षण है तो हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर टेस्ट करके फिर आपको बता पाएंगे कि आपको ये बीमारी है कि नहीं है। जी, आपने ये तो बोल दिया वजन घटाएं, और वो जो फेरिंग्स का जो आपने ऑपरेशन भी बता दिया कि जो फेरिंजियल मैक्सोलेमी जो है, और उसके अलावा आपने बोला कि बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। लेकिन क्या एक एज लिमिट है कि वो उस एज में होता है और इस एज में नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, यंग्स को भी देखा है कि उनको हो रहा है, और यंग्स में तो उनकी जो हैबिट्स हैं रात को जगने की, उससे उनको ज़्यादा हो रहा है। देखो, जैसा आपने बताया कि आजकल स्लीप हैबिट्स यंगस्टर्स में स्पेशली बहुत खराब हो गई है। एक और चीज़, आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि हम USA वगैरह में देखते हैं, वहाँ पे ओबेसिटी बहुत है।
इंडिया में भी धीरे धीरे जैसे इंडिया डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ रहा जी। है, तो ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, वो फास्ट लाइफ हो रही है। फास्ट लाइफ हो रही है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही जी। है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं स्लीप एपनिया के। इसके कारण स्लीप एपनिया का इंसिडेंस हमें बढ़ता हुआ मिल रहा है। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ये 10 साल से के लोगों को लेके हमें 80-90 साल तक के हर किसी एज ग्रुप में मिल जाता है। 10 साल से नीचे के बच्चों में भी मिलता है, बट उनमें कारण कुछ और होता है। उनमें कारण होता है टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। तो कुछ छोटे बच्चे भी खराटे लेते हैं, तो उनके आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, वो टॉन्सिल्स चेक करते हैं, वो बढ़े हुए होते हैं, अगर उनको निकाल देते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है। पर जब 10 साल के बाद मोस्टली इसका कारण होता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया के कारण ही खराटे आते हैं और इसके कारण दिक्कतें होती हैं। कुछ एक आध और आखिरी सवाल है, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। सबसे बड़ी बात यह है कि स्लीप एपनिया को लेकर अगर गिनती में अगर 5 पॉइंट्स हम कहना चाहें कि लोग किस तरह से प्रिकॉशन बरतें, उसमें मेन फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्या होंगे? तो ये फर्स्ट 3 पॉइंट से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा जी। कि हम अपने जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में व्यतीत करते जी हैं, हाँ। और हमारी नींद अच्छी नहीं हुई तो हमारा पूरा दिनचर्या खराब हो अच्छा जाता नहीं है, होता। बिल्कुल। तो हमें अपने नींद को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। बिल्कुल। और इसमें अगर नींद अच्छी नहीं हो रही है या नींद में कोई दिक्कत है, तो हमें इसको ठीक करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए, चाहे उसके लिए हम स्लीप हाइजीन मेंटेन करें या डॉक्टर के पास जाएं, मगर इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आपने पूछा कुछ 3 चीजें बताएं, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि पहली चीज, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। लाइफस्टाइल में क्या है, खाना पीना अच्छा रखें, फास्ट फूड का सेवन कम करें और अपने आप को फिट रखें। दूसरा, स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। स्लीप हाइजीन बहुत जरूरी है। स्लीप हाइजीन में बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें मालूम भी होती हैं, बट हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते। दिन में एक टाइम पे सोने का एक पर्टिकुलर टाइम होना, जगने का एक पर्टिकुलर टाइम होना, एकदम अंधेरा करके सोना, खाना खा लेना 3 घंटे पहले सोने के, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना सोने के पहले, स्क्रीन टाइम एकदम कम रखना सोने के पहले। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरा, जो मैं दोबारा एम्फसाइज करूंगा, अगर आपको खराटे आ रहे हैं या आपका बीपी है, तो आप इसको इग्नोर मत करें और डॉक्टर के पास जाएं, और स्लीप एपनिया के लक्षण है तो स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक रूप से और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, स्लीप एपनिया के बारे में आपको एक जो बेसिक जानकारी मिली है बहुत सरल शब्दों में, इसके बारे में आपकी अगर कोई राय हो तो हमसे शेयर करें, और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर जागरूकता फैलाएं और दूसरे लोगों को बताएं कि स्लीप एपनिया क्या होता है, इससे कैसे बचा जाए, लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस किया जाए, और ज़्यादा है तो कोई अच्छे पल्मोलॉजिस्ट से, स्लीप एक्सपर्ट से आप राय लें, अपनी समस्या बताएं और इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।